नमस्कार मित्रों, मैं वाईएस पीके फॉर न्यूज़ पावर। इस सृष्टि के निर्माण के प्रारंभ में ही नायक और खलनायक हमेशा हुए हैं। धरती को रौंदने और बचाने वालों के बीच का संघर्ष ही जीवन का सानिध्य। यही कारण है कि गीता में भगवान ने समत्वम योग्योच्यते की बात की, योग कर्म कौशलम की बात की, योगस्थ कुरु कर्माणि। कारण है कि यदि आपने समता यानी संतुलन को स्थापित कर लिया, यानी जीवन के मूल बुरी पर संघर्ष और शांति, संतुलन और असंतुलन के दो किनारों से बनी हुई जीवन की नौका जहाँ तक चलती जाएगी वक्त की वैतरणी में जहाँ तक चलती जाएगी वो जीवन है, और जहाँ रुक जाएगी जीवन वहीं खत्म हो जाता है। यानी ये संघर्ष और शांति, संतुलन और असंतुलन जीवन के प्रारंभ और अंत में समाहित हैं। इसलिए उसे कभी भी संघर्ष न समझ के समत्वम योग उच्यते, हमेशा संतुलित रहने की विचारधारा भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने इसीलिए दी। मित्रों, 7 अगस्त को आरएसएस बीजेपी की मिसाइल के नाम से जो हमने वीडियो लॉन्च किया था, वह 8 तारीख के होने वाले प्रोग्राम देश तोड़ो आंदोलन हुआ था फ्लॉप 7 अगस्त 2021 को ही। जैसे हमारी वीडियो लॉन्च हुई और उनके एक एक प्रश्न का जवाब पूरे दिल्ली के लोगों को जब पता चला, तो वो लोग भी वहाँ पहुँचे जो ये बता सके कि तुम्हारे उद्देश्य गलत हैं। यही काम कुछ किसान भाइयों ने किया और उसके बाद पूरी इनकी मिशन फेल हो गया। आगे देखिए। दोस्तों, जिस तलवार ने हमारे पूर्वजों का नरसंहार किया, क्या आप और हम उस तलवार को अपने घरों में सजाकर रखना चाहेंगे? जिस बंदूक ने हमारे पूर्वजों की जान ली हो, क्या वो बंदूक आप और हम अपने घरों में सजाकर रखना पसंद करेंगे? निश्चित ही आपका जवाब होगा नहीं। तो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कानून आज भी भारत में क्यों लागू किया जाता है? अब वक्त आ गया है कि अंग्रेजों के कानून से खुद को और अपने देश को मुक्त कराने का। ये सब कैसे होगा और इसके लिए क्या करना होगा, इस बात को और भी गहराई से समझने के लिए आइए सुनते हैं राष्ट्रवादी प्रखर वक्ता अश्वनी उपाध्याय जी को। आज हमारे साथ अश्वनी उपाध्याय जी, हम विशेष तौर पर 8 अगस्त को जो आंदोलन की रूपरेखा उन्होंने तय की है, उसके लिए उनके घर पर आए हैं। अश्वनी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। हम फौजी हैं, आप भी फौजी हैं। किसान वहाँ पर बैठा है, अगर किसान में है, अगर वो कानून नहीं चाहिए तो सरकार को रद्द कर देना चाहिए। बिल्कुल हम कह रहे हैं, बताइए इसमें कौन सी गलत बात है? वहाँ पर किसान अपनी आवाज उठाए तो ये गलत बात नहीं है। सवाल तो वही था, कपड़े पहनने उससे दिक्कत क्या होनी चाहिए? पुराने कपड़े पहने इन लोगों के। यहाँ क्या हुआ, यहाँ एक पीछे से साइड से जो मीडिया पर्सन है उनके बगल से आता है और कहता है कि किसान वो जो 2-2 हज़ार के जूते पहन के आते हैं, जो मर्सिडीज गाड़ियों में आते हैं, भला वो किसान है? किसान तो गांव में बैठा हुआ। बस इतने पे ही ये किसान भाई अपने उस सच के साथ विस्फोट कर गए जिसके पास ये पूरी कारवा फेल हो गया। किसान नहीं है ना, तो दलाल बैठे हुए हैं। किसान तो खेत में काम कर रहा है अपने में। देखिए सेना पे गोली क्या करते? मैं पढ़ाई करता हूँ। किस क्लास में? मैंने 12वीं पास करी है। मेरा अपना बिजनेस है स्टेशनरी का। हाँ, आपको पता है कृषि बिल क्या है? तीनों कृषि बिल हमें। मित्रों, देखा आपने, जब एक फौजी ने सच बोला तो ये जो भाई साहब कह रहे हैं, सुनो, जो इस गंवार जाहिल टाइप के स्टेशनरी की दुकान चलाने वाली 12वीं पास भारत के भविष्य की बुनियाद को कमजोर करने की एक देशद्रोही सोच से प्रेरित है नौजवान लड़का, क्या हम देश के लिए आतंकियों की गढ़ बना रहे हैं? क्या दिल्ली को ऐसे नौजवानों को भटका करके ये अश्विनी जी और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का अपमान है? यदि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ वास्तव में भारत और भारत की अस्मिता से थोड़ा भी संबंध स्थापित करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो उनको खुद पे तरस आएगी कि उन्होंने एक ऐसे समाज का निर्माण किया, उसमें ऐसे लोगों को आगे लेके आ रहे हैं जो देशद्रोही मानसिकता से भरपूर चरित्र से। बताइए, ये बुजुर्ग आदमी इतनी एज का, इतनी नासमझी इस इंसान के अंदर भरी हुई है। अरे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, अरे नवीन जी, अश्विनी जी, क्या समझ है आप लोगों को? कैसा भारत बनाना चाहते हैं? देश को टुकड़े करने की सोच तो आप रखते हैं,
आप जेएलयू के बच्चों को टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को? कुछ नहीं लगा। आप देश के इतने मानिंद व्यक्ति होकर, जिस पर देख कर जिनकी बातें सुनकर गर्व होता है, लेकिन काश आप अपनी काबिलियत और योग्यता का उपयोग भारत के निर्माण में करते तो निश्चित रूप से भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र होता, सबसे शांत समृद्धशाली राष्ट्र होता। लेकिन इस देश को सबसे ज्यादा कमजोर किसी ने किया है तो आपके इस हिंदवी आतंक की मानसिकता ने किया है। भारत को कमजोर पाकिस्तान की औकात नहीं है करने की। 4 स्टेट वाला देश, लेकिन हर समय वही 4 स्टेट वाला देश आपकी जुबान पर, अश्विनी जी और पुष्पेंद्र जी, आपकी जुबान पर क्यों रटा रहता है? शर्म नहीं आती आप लोगों को? इतने बड़े जो है योग्यता और अनुभवों के बावजूद भी भारत की जड़ों को कमजोर करने वाली आदतें आपके अंदर कब जाएं? कम नहीं हुआ, कहाँ कम नहीं हुआ? बताइए कौन से डिपार्टमेंट में कम नहीं हुआ? कहाँ से नहीं हुआ? बस एक डिपार्टमेंट बचा है जहाँ कम नहीं हुआ, जिसके 14 बच्चे पैदा होते हैं, जिसके 12 बच्चे पैदा होते हैं, वो डिपार्टमेंट बचा है। जो रात को साइकिल चोरी कर ले जाता है, एक बल्ब उतार के ले जाता है चलता, वहाँ भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ। एक जगह बची है, मदरसा बचा है, बस वहाँ पर रोहिंग्या आए हैं, वहाँ पर कम नहीं हुआ भ्रष्टाचार। अब देश में ऐसे लोग आएंगे तो भ्रष्टाचार कम होगा क्या? 8 करोड़ ऐसे लोग देश में बसे हुए हैं जो भ्रष्टाचार बिल्कुल से कूद कर आए हैं। ऐसे लोग आए हैं। आप क्या पूछना चाहते हैं? आप घुमाना क्यों चाहते हैं? अरे अब आपकी जो मानसिकता है, बात सुनिए यार, आप मानसिकता पे हम बात। हाँ, मेरी बात कीजिए। लगातार देखते हैं आप बात कीजिए ना। आप ऐसे लोगों को ढूंढते हैं, ऐसे लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं जो कहीं राष्ट्र विरोधी चीजों को करते हैं। आपका चैनल लगातार इस चीज को। हाँ, तो मेरी बात सुनिए। आपका चैनल लगातार, आप यहाँ सुनेंगे, आप यहाँ पर उन लोगों को आप सवाल नहीं सुनेंगे, मुद्दे की बात आप सवाल नहीं सुनेंगे, पत्रकार महोदय, आप मुद्दे की बात। भारत के लोगों सुन लो, नौजवानों, समस्त जातियों और धर्मों के लोगों ध्यान से सुनो। देखो हमने कैसा नौजवान पैदा किया है। क्या ऐसे नौजवान भारत का निर्माण करेंगे जिनको ज्ञान ही नहीं है, इनको ये समझ ही नहीं है कि भारतीय राष्ट्रीयता क्या है? भारतीय राष्ट्रीयता के खिलाफ एक अलग हिंदवी राष्ट्रीयता का निर्माण करना क्या देशद्रोह नहीं है? इन आतंकी सोच के जो है निर्लज्ज, बेशर्म और निहायत क्रूर मानसिकता के लोगों को यह बात कब समझ में आएगी? एक राष्ट्र जिसका गणतंत्र है अपना, उसके खिलाफ तुम एक हिंदवी राष्ट्र की बात कर रहे हो, तो यह सबसे बड़ा देशद्रोह। तुम्हें इंडियन राष्ट्रीयता की बात करते हो, कोई इंडियन राष्ट्रीयता की बात करता है, कोई खालिस्तान की बात करता है, कोई हिंदुस्तान की बात करता है। भारत कहाँ गया? अरे बेशर्मो, भारत की मिट्टी पर पलते हो, बड़े होते हो और हैवानों की तरह से पूरी भारत को खाने में लगे हुए हो। तुम इतने निर्लज्ज हो गए हो। इतनी बड़ी डिग्री, इतनी बड़ी सुंदर पर्सनैलिटी उस भारत की मिट्टी से मिली हुई है। क्या तुम्हें ये पकी हुई दाढ़ी और पके हुए मूँछों में चमकता हुई रोशनी यह भारत की मिट्टी से सनी हुई नहीं है क्या? तुम इतने निर्लज्ज और बेशर्म कैसे हो सकते हो? अब सुनो, हम भारत के लोगों, हमें संविधान ने जो अधिकार दिए हैं उसके अंदर गांव के अंतिम व्यक्ति तक न्याय उसके दरवाजे पर पहुंचना क्यों नहीं चाहिए? 773 वर्षों की आज़ादी के बावजूद अन्याय मिला हर दरवाजे पर। हर दरवाजे से उठा हुआ व्यक्ति कानून की भीख मांगते हुए संविधान की व्यवस्था के तहत थाना, तहसील, कोर्ट, कचहरियों में भटकते हुए अपने जीवन की कई सांसें तोड़ चुका होता है, कई पीढ़ियाँ खत्म हो चुकी होती, फिर भी न्याय उसे नहीं मिलता। उसके कारण कौन है? ये अश्विनी और पुष्पेंद्र घृणित उद्देश्यों से भरी हुई मानसिकता इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। इनका उद्देश्य है सिर्फ कुछ गिने चुने लोग जो भारत को रन कर रहे हैं जुडिशरी के अंदर, प्रशासन व्यवस्था के अंदर। लेकिन किसान, गांव का गरीब मजदूर, बेबस, लाचार, जो 95% जिसकी आबादी है, इनके क्रूर षड्यंत्रों के फंसकर आए दिन मारा जा रहा है। इससे बचना है तो भारतीय बहुजन स्वराज एकमात्र विकल्प है। उसके रास्ते पर चलना होगा, तभी तुम्हें दरवाजे पर न्याय मिलेगा, तभी तो हर घर को रोजगार मिलेगा, हर घर के बच्चे को रोजगार मिलेगा, बुजुर्ग, नौजवान, सबका सम्मान बढ़ेगा, देश का सम्मान बढ़ेगा। और बोलो जय भारत, जय गीता, जय संविधान, जय बहुजन स्वराज, जय भारतीय बहुजन स्वराज।